भाग एक। यक्षिणी का रहस्य एक परिचय। रात का खौफनाक साया, काली अंधेरी रात, बिजली चमकती, तेज रोशनी। एक पल को ऐसा लगता मानो ऊपर वाला अपने कैमरे से तस्वीर ले रहा है। तभी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। हर जगह दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलने लगा। इसी अंधेरी रात में एक पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली, रात में कड़कती बिजली इस हवेली को और भी भयानक बना रही थी। इस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, जगह जगह घास फूस उगाए थे। दिन में भी यहाँ आने पर किसी की भी रूह कांप जाए, ऐसी खामोशी और मनहूसियत लिए वो हवेली आज अपने भयानकता के चरम पर थी। पूरी हवेली में अंधेरा पसरा था, सिर्फ तहखाने से धीमी रोशनी आ रही थी। ये रोशनी किसी मोमबत्ती या दिए की नहीं, अपितु तंत्र साधना हेतु जलाए गए हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि की थी। उसी अग्नि के दाएं और एक खूबसूरत जिस्म की मालिका लेटी हुई थी। वह एक सफेद चादर में किसी मुर्दे की तरह पड़ी थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत, किसी अप्सरा की तरह, आंखें नीली, होठ गुलाब की पंखुड़ी के सामान, बस बेहोश पड़ी थी। हवन कुंड के सामने एक भयानक महिला बैठी कुछ मंत्र बुदा रही थी। बीच बीच में हवन कुंड में कुछ डालकर स्वाहा स्वाहा कहती, जिससे अग्नि भभक उठती थी। तंत्र साधना करती वो महिला की किसी यक्ष के सामान सुंदर, कथीली और पतली कदकाठी थी। आंखें नीले, कमर तक आते काले घने बाल और पतली पतली सुंदर उंगलियां, लेकिन उसका कद एक सामान्य महिला से कहीं ज्यादा था, जो और भी आकर्षक लग रहा था। उसी हवन कुंड के बगल में एक 20-22 साल का लड़का पड़े पड़े रो रहा था। किसी ने उसके हाथ पैर किसी मजबूत बेल से बांधा था। वह बेल अंधेरे में अजीब सा चमकते हुए हरे रोशनी फैला रही थी। उसके मुंह में एक कपा ठूसा हुआ था, वरना वह चीख चीख कर किसी न किसी को बुला लेता। पर वह लाचारी में आंसू बहते हुए कभी तंत्र साधना करती महिला को देखता, कभी बेहोश पड़ी अपनी दिलरुबा को, जिसे उसने कभी दिलो जान से चाहा था। अतीत के कुछ हसीन पल उसके सामने कुछ पल को किसी फिल्म की भांति दिखते और ओझल हो जाते। उसने देखा, कॉलेज में सीनियर से दरी सहमी एक खूबसूरत लड़की टेबल के नीचे बैठे सुबक रही थी और उसके सामने कुछ लड़के लड़कियां चिल्लाते खड़े थे। तभी अयान ने आकर उसे बचाया था। वह एक बहुत ताकतवर शख्स होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिकिन का बेटा था। वह उसकी असली माँ तो नहीं थी, किंतु कुछ कम भी ना थी। उसने एक बार की दहाड़ में सबको भगा दिया और उसके बाद उस लड़की को बाहर आने को कहा। वह लड़की डरी सहमी सी धीरे से बाहर आ गई। उसका खूबसूरत चेहरा अयान देखता ही रह गया। वह भला की खूबसूरत थी। अयान की निद्रा कुछ पल में टूटी और उसने उसे बिठाया और पानी पिलाया। पानी पिलाकर अयान ने अपना परिचय देते हुए उससे उसका नाम पूछा। वह डरी सहमी आवाज में, कपकपती आवाज में बोली, आहना। मेरा नाम आहना है जी। अयान ने पूछा, तुम यहाँ किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग करने आए हो? आहना ने धीरे से कहा, जी मैकेनिकल। अयान खुश होते हुए, मेरा भी वही है, आपसे हम फ्रेंड्स। हाथ बढ़ाया। आहना ने भी हाथ बढ़ाया और दोनों पक्के दोस्त बन गए। कब ये दोस्ती प्यार में बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। कॉलेज के बाद वो दोनों रोज बाहर घूमने जाते। अयान के पास एक 25 लाख की टाटा हैरियर थी, जिसमें जब वह गाड़ी चलता तब आहना खुशी से झूमते हुए सनरूफ से बाहर निकालकर खड़ी हो जाती। अयान का चेहरा अपनी आहना को खुश देखकर खिल जाता। वो हमेशा लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते और गाड़ी किसी निर्जन स्थान में रोककर गाड़ी में ही अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने लगते। अयान आहना से शादी करना चाहता था। उसे लगा ये तो उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आहना के पिता की एक मामूली साड़ी की दुकान थी, जबकि अयान की माँ एक मल्टीनेशनल कंपनी की मालकिन थी। शादी में इनकार का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अयान ने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब उसकी माँ तंत्र साधना कर रही होगी और उसका प्यार हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा।
तभी तंत्र साधना में लिप्त महिला अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अब स्पष्ट उनका लंबाई दिख रहा था, वह लगभग 8 से 9 फुट की लंबी महिला थी। उसने अपने हाथों में एक कुमकुम की थाली उठाई और आहना की ओर बढ़ी। उसने एक ही झटके में निर्ममता से वह सफेद चादर खींचा। चादर के अंदर आहना एकदम नग्न अवस्था में थी, शरीर पर एक धागा तक नहीं बचा था। उस महिला ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसके समूचे शरीर पर वह लाल कुमकुम मलने लगी और उसके बाद वहीं पर रखा एक तेज चाकू उठा लिया। आयन के मुंह से गू गू की आवाज निकल रही थी। वह रोना और चीखना चिल्लाना चाहता था। वह अपनी माँ से दया की भीख मांगना चाहता था, पर वह एकदम असहाय था। उस महिला ने एक नजर मुड़ के अयान को देखा और फिर चाकू की नोक अपनी नाजुक होठों से चिपका के इश्श की आवाज निकली, जैसे कह रही हो एकदम खामोश। वह महिला वापस आहना की तरफ मुड़ी और उसके पास आकर फिर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। इसके बाद वह आहना के चेहरे के पास आकर अपना हाथ उसके होठों के ठीक ऊपर रखा और चाकू से अपना हाथ काट दिया। एक रक्त की धार छूट पड़ी जो सीधे आहना के मुंह में जा रही थी। उसके बाद वह महिला आहना के पेट के पास आकर उस चाकू की नोक से उसके पेट में कोई यंत्र उकेरने लगी। आयन अब लाचारी से अपनी पूरी ताकत से छटपटा रहा था। जिस पेट को वह कई बार चूमा करता था, अपने हाथों से कई बार मालिश करता था, क्योंकि उसके पेट में उसका अंश था। हाँ, आहना उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए दोनों जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे, पर तकदीर ना जाने कभी किसी को क्या दिखाए, कोई नहीं जानता। अयान कभी आहना के नाजुक पेट को देखता जिसमें चाकू के जख्म बन रहे थे और खून बह रहा था, कभी उस महिला का चेहरा देखता जो उसकी आहना को इतना दर्द दे रही थी। हाँ, आहना की बेहोशी अब टूट चुकी था। वह पूरे होशो हवास में रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, भगवान के लिए हमें जाने दो। पर वह भी किसी तंत्र में बंधी थी, इसलिए अपने जिस्म को हिलाना उसके औकात के बाहर था, मानो उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। अयान उस महिला के चेहरे को देखकर अतीत की यादों में खो गया। संध्या की अनुपम बेला, बसंत ऋतु की खुशबू हवाओं में घुलकर एक रूह को सुकून देने वाला माहौल बना रही है। सभी पंछी चहचहाते हुए अपने अपने आशियाने की ओर उड़ चले हैं। इसी माहौल में शहर का एक रिहायशी इलाका, रिचेस्ट सिटी नाम की कॉलोनी, जैसा नाम वैसा ही रहने वाले लोग, सभी के बंगले काफी बड़े बड़े, हर घर में वेदिश ब्रांड की गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज और ऑडी से शोभित आंगन, माहौल खुशनुमा। इसी सोसाइटी के एक प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो सभी 8-10 साल के स्कूली बच्चे थे जो संडे की शाम क्रिकेट में रमे हुए थे। उनमें से एक बहुत खूबसूरत बालक जिसका नाम अयान है, बैटिंग कर रहा था। अचानक उसने अपना बैट घुमाया और हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए बॉल दूर हवा में उड़ गई। कुछ बच्चे खुशी से उछल पड़े क्योंकि यह 6 उनकी विजय होने का ऐलान कर चुकी थी। कुछ बच्चे अयान से गले मिलने लगे। हरी हुई टीम के बच्चे अफसोस से अयान को घूर रहे थे। वो वहां का धोनी था, उसके रहते जितना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तभी एक सवाला सा लड़का अयान पर बिगड़ते हुए कहा, तुझे महेंद्र सिंह धोनी बनने के बहुत शौक है क्या? जाकर बॉल ला, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अयान ने उस ओर देखा जहां बॉल गिरने की संभावना थी। उस इलाके का सबसे पुराना बांग्ला, वह उस सोसाइटी के बाउंड्री के बाहर अलग से बना खंडहर हो चुका भूत बांग्ला था। आसपास रहने वाले अक्सर बातें करते थे कि उस बंगले में किसी भूत या चुड़ैल वास है। कितना सच या कितना झूठ ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वह बांग्ला था एक भयानक जगह। दिन में किसी आदमी की भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि एक बार एक बेवड़ा शराब पीकर बंगले के सामने लगे सूख चुके बरगद के पेड़ पर पेशाब कर रहा था। तभी न जाने उसने क्या देख लिया जो घबरा कर भागते भागते रिचेस्ट सिटी में घुस गया और मर गया। तब से उस बंगले का साए से भी कांपते थे वहां के लोग। अयान ने कांपते हुए कहा, अरे यार,
छोड़ ना, मैं तुझे एक नई बॉल ला दूंगा। वह एक खतरनाक जगह है जहां जाने से हम सभी को मना किया गया है। वह लड़का जिसका नाम आर्यन था, जो कि उन सभी में बड़ा था, वह अयान को आंखें तरेर कर बोला, जी नहीं, मुझे सिर्फ वही बॉल चाहिए। जल्दी जाओ और लेकर आओ, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। अयान ने आर्यन का चेहरा देखा और घबराने लगा। वो अक्सर दूसरों को मारता पीटता था। अयान को आगे क्वा पीछे खाए वाली कहावत याद आई और वह डरता सहमता सा बोला, ठीक है, मैं बॉल लेकर आता हूँ। अयान अब धीरे धीरे उस भूत बंगले की ओर बढ़ने लगा। वह डर से थर थर कांप रहा था, पर मरता क्या न करता, वह आगे बढ़े जा रहा था। जब वह बंगले की मेन गेट के पास पहुंचा तो वहां एक बड़ा ताला लटका हुआ था। अयान को वो देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब वह सीधे आर्यन के पास जाकर कह सकता था कि आर्यन, मैं वहां गया तो था, पर गेट में ताला लगा है और दीवारें भी काफी ऊंची है, इसलिए वापस आ गया। वह खुशी खुशी वापस जाने को पलट ही था कि उससे एक पुराने गेट की खुलने की आवाज आई। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वह गेट खुला हुआ था। अयान की तो चीख निकल गई, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने अभी अभी तो देखा था कि यहाँ एक बड़ा ताला लगा था। वह भय से भाग खड़ा हुआ, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ठिठक गया। उसने अपने आप से पूछा, वह वापस जाकर क्या कहेगा आर्यन से? क्या वह उसकी बात पर यकीन करेगा? वो उसे बहुत मारेगा, क्योंकि आज उसने आर्यन को मैच में हराकर टीना के सामने उसकी बेइज्जती की है, जिसे वह पटाना चाहता है। अयान पूरी हिम्मत बटोरकर वापस मुड़ा और धीरे धीरे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। वह अब गेट के अंदर आ गया था। बंगले की मनहूसियत वह बखूबी महसूस कर पा रहा था। उसने बड़ी हिम्मत बटोरकर बॉल यहाँ वहाँ आंगन में ढूंढने लगा, पर उसे को बाल कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नजर खिड़की के कांच पर पड़ी, जो टूट चुकी थी। वह समझ चुका था कि बाल इस भूत बंगले के अंदर है और अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि घर की मुख्य दरवाजे पर तो ताला ही होगा। वह जाने को हुआ, पर ना जाने क्या सोचकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया और सामने जाकर खड़ा हो गया। घोर आश्चर्य कि वहां कोई ताला नहीं लगा था। अयान ने उस पुराने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। अयान की हालत काटो तो खून नहीं जैसी थी, क्योंकि मुख्य दरवाजा खुला होने के कारण उसे अब अंदर जाना ही पड़ेगा। वह सहमी कदमों से जैसे ही अंदर गया, दरवाजा धम्म की आवाज के साथ बंद हो गया। वह शिहार उठा, लेकिन बाद में अपने आप को समझा कि जरूर हवा से बंद हुई होगी। दिन को कोई भूत प्रेत थोड़ी होगा। अब उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वह पूरे बंगले में यहाँ वहाँ बॉल ढूंढते घूम रहा था। पूरे हवेली में एक सन्नाटा और मनहूसियत फैली हुई थी। हर वस्तु सफेद चादर से ढका था, जिसमें धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। वही हॉल में रखे सोफे को देखकर अयान को पता नहीं क्या मस्ती सूझी और उसने वह चादर खींचकर फेंक दी। अब उसके सामने एक काले रंग का कोमल फोम वाला सोफा था। अयान उसमें अपने आप को बैठने से नहीं रोक पाया। उसे वहां बैठकर बड़ी खुशी हुई। वह अब उछलने लगा, उस सोफे पर मचने लगा। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो ऊपर चढ़कर कूदने लगा। उसके मन से भूत बंगले का डर एकदम निकल चुका था। जब वह खेलते हुए थक गया तो वही निढाल होकर बैठ गया। उस सोफे में साइड में टिकने के बैठने के लिए एक गोल घेरा था। अयान आराम से उसी में टिकर अपने पैर सीधे कर बैठ गया। कब उसकी आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। जब उसकी नींद खुली तो पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहीं कहीं मोमबत्ती की धीमी रोशनी नाम मात्र के लिए थी। उस बड़े बंगले को रोशन करना उसके औकात के बाहर था। तभी अयान की नजर सामने एक साए पर पड़ी और वह जोरदार चीख पड़ा। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब करें। भाग 2, यक्षिणी का रहस्य, भूत बांग्ला। अयान ने जैसे ही सामने खड़े विशालकाय साए को देखा, उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसके ठीक सामने एक 8-9 फुट लंबी विशालकाय महिला उसकी और पीठ किए खड़ी थी। उसके
उसके हाथ में कोई मोमबत्ती थी। अयान की चीख सुनकर वह महिला एक झटके से पलटी और अयान के सामने आ गई। वह महिला अयान के पास आकर पूछ रही थी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अयान अब एक तक उस विशालकाय महिला को देखे जा रहा था। वो एक लंबी, गोरी और सुडौल नयन नक्श लिए मासूम और पैरी शक्ल की महिला थी। उसके आंखें नीली और होठ गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल और गुलाबी थी। वह बार बार अयान को पूछ रही थी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी लाइट आ गई और पूरा कमरा रोशन हो उठा। अब अयान और अच्छे से उसे देख सकता था। उसने काली साड़ी पहनी थी और उसमें बेपन खूबसूरत लग रही थी। अयान ने अब उन्हें जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। उस महिला ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कर क्या रहे हो? अयान ने कपकपाती आवाज में कहा, वो मैं पास की सोसाइटी में रहता हूँ। हम हमारे बगीचे में क्रिकेट खेल रहे थे और हमारी बॉल आपके घर के अंदर आ गिरी। उसे ही मैं लेने आया था। बहुत ढूंढी पर नहीं मिली और मैं थक कर यही सोफे पर बैठ गया और ना जाने कैसे मेरी आंख लग गई। आई एम वेरी सॉरी। मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। वह महिला अयान की मासूम चेहरे को देखते हुए उसकी मधुर आवाज ध्यान से सुन रही थी। उसकी बात सुनकर उस महिला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, रुको मैं आती हूँ, और अंदर चली गई। अयान उसे अंदर जाते हुए एक तक बस यूं ही देखता रहा। उसे कोई सुध नहीं था। तभी उसे एक झटका लगा। उसे अचानक ऐसा लगा मानो उसके कान में किसी ने कहा हो, भाग जाओ, जल्दी भागो। अयान ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक गंदा धूल से पटा हाल था जिसकी हर चीज सफेद चादर से ढकी हुई थी जो धूल से अब भूरी हो चुकी थी। अयान ने आप देखा ना ताव और सीधे मैन गेट की ओर दौड़ लगा दी। वह उसे खोलने हेतु एड़ी चोटी का बल लगाने लगा, लेकिन सब व्यर्थ। बाद में उसकी नजर उस दरवाजे पर लगे एक बड़े अत्याधुनिक ताले पर पड़ी। वो एक डिजिटल लॉक था जिसे या तो पिन से खोला जा सकता था या फिंगरप्रिंट से। जाहिर है दोनों उस रहस्यमयी महिला के ही पास था। अब अयान लगभग रोने ही वाला था कि वह महिला वापस आ गई। उसके एक हाथ में ट्रे थी और दूसरे में वो बॉल जिसके लिए वो यहाँ आया था। उस महिला ने ट्रे टेबल पर रखा और आराम से एक सोफे पर पसर गई। उसके बाद अयान से कहा, तुम्हें वापस जाना है क्या? अयान ने कहा, हाँ, पर ये लॉक नहीं खुल रहा। वह महिला हंसी और बोली, खुलेगा भी नहीं जब तक तुम यहाँ आकर इस नाश्ते को फिनिश नहीं करते। अब जल्दी से यहाँ आओ। अयान डरते डरते वापस आ गया और सोफे पर एक किनारे बैठते हुए बोला, मुझे मेरी बॉल दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। माँ चिंता कर रही होगी। उस महिला ने बड़े प्यार से कहा, ऐसे कैसे जाने दूं बेटा? आप पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जल्दी से हलवा खा लो और जूस पी लो, फिर चले जाना। अयान ने मना किया। इस पर उस महिला ने वह कटोरी अयान को पकड़ा दी। अरे लो ना, शर्माते क्यों हो? अयान अब डरते डरते वह गाजर का हलवा खा रहा था और उसने पूछा, आप कौन हो आंटी? उस महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी नई पड़ोसन, मेरा नाम नीलावंती है और मैं यहाँ एक बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ। मुझे बहुत कम दाम में ये पुराना बांग्ला मिला, इसलिए इसे खरीद लिया। अब अयान कुछ चिंतित भाव से बोला, आंटी आपको इस घर में नहीं आना चाहिए था। ये घर हॉन्टेड है। 2 दिन पहले ही इस घर के आंगन में एक शराबी की रहस्यमयी मौत हुई है। वह महिला हंसते हुए बोली, मैं ऐसी चीजें नहीं मानती बेटा, ये सब अंधविश्वास है। वह शराबी था, ना जाने क्या देखकर डर गया होगा, जैसे मुझे देखकर तुम डर गए। अयान मुस्कुरा दिया। वह नाश्ता खत्म कर चुका था। बॉल लेकर वह जाने को उठा और वह महिला गेट खोलने चल पड़ी। अयान के जाते ही नीलावंती ने दरवाजा बंद किया और वापस आकर वह कटोरी और गिलास उठाकर देखने लगी। उसके मन में अजीब भाव और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने पास में रखी पॉलीथिन उठाए और उस कटोरी और गिलास को उसमें डालकर सील कर दिया। फिर उस पैकेट को एक ड्रॉ में रखने लगी।
में पहले से ही एक छोटे से पैकेट में कुछ बाल थे जो अयान के थे। उन्हें अपने हाथों में लेकर नीलवंती ने चूम लिया जैसे वो कोई बेशकीमती और खूबसूरत वस्तु हो। अयान अपने सोसाइटी वापस लौट आया था। उसके सभी दोस्त उसे देखकर दौड़ पड़े। सभी उसे देखकर खुश हो गए क्योंकि शाम के 7 बज रहे थे और यदि वह थोड़ी देर और नहीं आता तो अयान के घर वाले उसे निश्चय ही ढूंढने निकल पड़ते और जब पता चलता कि वो कहाँ और किसकी वजह से गया है तो सबकी खैर नहीं थी। आर्यन गुस्से से उस पर चिल्लाता हुआ बोला, हरामखोर, इतनी देर लगती है एक बॉल ढूंढने में। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत मार पड़ती। अयान ने शेखी बघारते हुए कहा, वो वहां मैंने किसी को देखा और बेहोश हो गया। फिर एक सुंदर सी महिला ने आकर मुझे बचाया। आर्यन भड़कते हुए बोला, क्या बके जा रहे हो? जल्दी अपने घर भागो वरना तुम्हारा चाचा निकल जाएगा तुम्हें ढूंढने। अयान भी अब घबरा गया और भागते हुए घर पहुंचा। घर आकर उसने देखा पूरे घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ है और दरवाजा खुला है। वह सीधे अंदर आ गया और अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी वह ऊपर बेडरूम के पास गया जहाँ से उसे किसी महिला की आहें भरने की आवाज आ रही थी। उस बेडरूम के दरवाजे में एक पीतल का गोल रिंग लगा था जो कि नॉक करने के लिए लगाया गया था और सिर्फ अयान को पता था कि वह ढीला है, खींचने पर खुल जाता है और दरवाजे में एक होल छिद्र बन जाता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। अयान वही पास में रखी स्टूल उठा लाया और उसमें चढ़कर अपने गुप्त छिद्र से दरवाजे के पार देखने लगा। उसने देखा उसकी माँ बिस्तर पर पूरी नग्न अवस्था में टांगे ऊपर कर लेटी हुई आहें भर रही है और उसका चाचा उसके साथ सहवास क्रिया में लगा हुआ है। तभी उस महिला ने कहा, जल्दी करो, अयान किसी भी वक्त आता होगा। थोड़ी देर में वो दोनों अलग हो गए। अयान ने जल्दी से अपना गुप्त छिद्र बंद किया और स्टूल रखकर अपने कमरे में भाग गया। बेडरूम में जाकर वह रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभल कर हाथ मुंह धोया और पढ़ने बैठा गया। थोड़ी देर बाद उसका चाचा उसके पास आ गया और बड़े प्यार से पूछा, अरे बेटा अयान, तुम कब आए? अयान का मन कर रहा था कि वह उन्हें भर भर के गालियां दे पर वह मजबूर था। उसने प्यार से कहा, मैं बस अभी आया हूँ। कल स्कूल में टेस्ट है इसलिए सीधे पढ़ने बैठ गया। उसका चाचा मयंक चौधरी जो कि तीखे नयन नक्श का था और मक्कारी उसके चेहरे से साफ झलकती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मन लगा कर पढ़ो, मैं चलता हूँ, और दरवाजा बंद कर दिया। अयान ने मन ही मन उसे ढेरों गलियां दी और निश्चय कर लिया कि वह आज अपने पापा को सब कुछ बताकर रहेगा कि उनके भाई कितने घटिया और नीच किस्म का इंसान है। रात को एक विशाल डाइनिंग टेबल पर मुख्य कुर्सी पर एक 40-45 साल का व्यक्ति सूर्यकांत चौधरी बैठा था। उसके चेहरे से ही मेहनत झलकती थी। वो लोग पहले बहुत गरीब थे, बाप मजदूरी करता था। उसने काम करते करते पढ़ाई पूरी की, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर एक सफल डॉक्टर बना और बैंक से लोन लेकर एक छोटा सा क्लिनिक खोला और रात दिन की मेहनत से आज वह शहर के मशहूर संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का मालिक था। वही अपने छोटे भाई मयंक के लिए उसने एक दवाई दुकान खोली थी क्योंकि उसका भाई एकदम आलसी और आवारा था। उसने कभी मेहनत करना नहीं सीखा लेकिन अपने बड़े भाई की सफलता देखकर मन ही मन बेपनाह नफरत करता था उससे। डाइनिंग टेबल पर ठीक सूर्यकांत के अगल बगल में उसका भाई मयंक और उसकी पत्नी पायल बैठी थी। पायल दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी, आंखें काली और चेहरा किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को मात देने के लिए काफी था। उस घर में महज वही 4 लोग ही रहते थे। टेबल के नीचे मयंक अब भी अपनी भाभी को छेड़ रहा था। वह रह कर अपने एक पैर से उसकी साड़ी उठता और दूसरा पैर उसके पैर पर चढ़ाता। उनके मजे सूर्यकांत ने जल्दी समाप्त कर दी जब उन्होंने तेज आवाज में कहा, मयंक, तुम्हारा ध्यान आजकल रहता कहाँ है? हमेशा जब भी मैं दवाई दुकान में देखता हूँ तुम गायब रहते हो। मयंक सबका पाया सा बोला, वो भाई, आज खाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी,
इसलिए आराम करने वापस घर चला आया। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। सूर्यकांत अब चिंता के लहजे से बोला, तुम एक बार डॉक्टर अस्थाना से क्यों नहीं मिलते? वो तुम्हारा पेट दर्द की समस्या जरूर दूर कर देंगे। कब तक परेशान रहोगे? मयंक ने कहा, जी भैया, मैं कल ही मिलता हूँ उनसे। अब अयान कुछ कहना चाहता था, बहुत सोचकर वह बोला, पापा वो आज जब मैं शाम को घर आया तो ऊपर वाले कमरे में। कहते हुए उसने मयंक को देखा जिसकी हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। अयान ने कुछ सोचकर कहा, कमरे में माँ को बुलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गया। मेरी कमर में थोड़ा लग गया है, बहुत दर्द हो रहा है, आप जरा देखेंगे? सूर्यकांत ने कहा, नाक सिकोड़ते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारी माँ दवाई लगा देगी तो आराम आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कल सुबह एक बार जरूर मिलूंगा। अयान ने हिम्मत में सर हिलाया और चुपचाप खाना खाने लगा। अयान अपने पिता की इस रूखी रवैये की वजह बखूबी जानता था। वह रोना चाहता था पर सभी के सामने कैसे रोता, इसलिए जैसे तैसे उसने अपने आप को रोका और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर अयान एकदम चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। उसके बिस्तर के पास अयान की अपनी माँ की तस्वीर थी, कविता। पायल अयान की असली माँ नहीं थी, बल्कि कविता की सगी छोटी बहन थी। अचानक ममता के गुजर जाने के बाद घर वालों ने अयान का ध्यान रखने के लिए पलक की शादी सूर्यकांत से जबरदस्ती कर दी। वह पलक को अपनी पत्नी का दर्जा तो देता था, लेकिन ममता जितना प्यार कभी नहीं। थोड़ी देर बाद अयान के कमरे का दरवाजा खुला। अयान की सौतेली माँ पायल अपने हाथों में मूव लेकर खड़ी थी। उसने आयन को रोते देखा तो कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, आयन अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे हो क्या? अयान कुछ नहीं बोला, बस यूं ही बैठा रहा। पलक ने आयन के हाथों से वो तस्वीर खींच ली और उस तस्वीर को देखते हुए कुटिल मुस्कान से कहा, दीदी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। ममता और पायल सगी बहनें कम और बेस्ट फ्रेंड जया थी, लेकिन जब सूर्यकांत को ममता से प्यार हो गया तो पायल जल भून कर राख हो गई। पायल का परिवार भी बेहद गरीब था, लेकिन उसे महंगी गाड़ियां और रॉयल लाइफ बेहद पसंद था। वह अपनी दीदी से कहती, बस कोई अमीर लड़का हमें मिल जाए तो जिंदगी सेट। पायल बचपन से ही अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, इसलिए वह अपनी बहन ममता से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। जबकि ममता बड़ी होने के कारण घर का बहुत काम करती। पढ़ाई ज्यादा करने के कारण बचपन में ही उसे मोटा चश्मा लग गया था और पायल के सामने वह खूबसूरती में कुछ भी नहीं थी। लेकिन सूर्यकांत को ममता का कोमल मन और सिंपल लाइफ पसंद आया और ममता से शादी तय कर ली। उसके बाद बहुत जल्दी ममता को वह आलीशान जिंदगी मिल गई जिसके ख्वाब कभी पायल ने बचपन से देखे थे। बस तभी से वह जलती थी अपनी बहन ममता से। वह उससे नफरत करती थी क्योंकि उस लगता था कि ममता ने जरूर सूर्यकांत पर कोई काला जादू किया है, वरना सूर्यकांत उस जैसी अप्सरा को छोड़कर ममता जैसे सावली से क्यों शादी करता। पायल अपने अतीत से बाहर आते हुए उस फोटा को जोर से पटक दी। पूरे फर्श पर कांच बिखर गया। आयन के आंखों से आंसू निकल पड़ा। वह भाग कर गया और अपनी माँ की फोटो उठा ली। पलक ने उसे खींचकर बिस्तर पर लेटाया और ढेर सारा मुंह उसके पीठ पर जोर जोर से लगाने लगी। गुस्से से कह रही थी, तुझे लगी है ना आयन, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? आयन कहराते हुए रोए जा रहा था। उसके पीठ रगड़ की वजह से लाल हो चुकी थी और मुंह की वजह से और जलन हो रही थी। पायल ने कहा, सच सच बोलो, तुम्हारा इरादा क्या था? अपने बाप को अपने कमरे में बुलाकर उसे मेरे और मयंक के बारे में बताना था ना? कान खोलकर सुन लो अयान, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अभी तक तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सौतेली माँ होती क्या है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से दीदी मरी है। अब क्या अपने बाप को भी मरवा कर ही मानेगा तू? बोल, आयन ने रोते हुए कहा। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना।
पायल इतना सुनते ही गुड बॉय कहते हुए आयन का पीठ थपथी और चलते बानी। आयन रोते हुए बिस्तर पर पड़ा था। उसे याद आने लगा वह मनहूस दिन जब वह तीसरी कक्षा में था। वो उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। अयान बहुत खुश था क्योंकि वह आज अपने माँ के साथ बाजार जाने वाला था नया प्लेस्टेशन वीडियो गेम खरीदने। वो और उसके सभी दोस्त एक टीचर के साथ कोई एनिमेशन फिल्म देखने जाने वाले थे, लेकिन अयान का पूरा ध्यान तो बस प्लेस्टेशन पर ही था। उसने एग्जाम के बाद फिल्म देखना रद्द कर दिया और सीधे घर भाग आया। घर आकर वह पूरे घर में माँ माँ कहते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी उसे अपनी माँ की आवाज स्टोर रूम से आई। वह जल्दी से नीचे स्टोर रूम की ओर गया। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था मगर उसकी माँ की आवाज वहीं से आ रही थी। वह दर्द में आहें भरने की आवाज थी। अयान को बड़ा अजीब लग रहा था। उसने पास में राखी एल्युमिनियम की सीढ़ी स्टोर रूम के रोशनदान पर लगा दी और चढ़कर अंदर देखने लगा। उसने देखा कि एक पुरानी टेबल पर उसकी माँ पूरी नग्न अवस्था में पेट के बल लेटी हुई है और उसके चाचा मयंक उनके पीछे खड़े होकर बहुत जोर जोर से सहवास कर रहे थे, जैसे उसे उसकी किसी गलती की सजा दे रहा हो। ममता का रोक रोक कर बुरा हाल था। ये देखकर अयान का सर भारी होने लगा और वह सीढ़ी से सीधे नीचे गिर पड़ा। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। भाग 3 यक्षिणी का रहस्य साजिश। संध्या की खूबसूरत बेला थी। सभी अपना अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे। कुछ दिन भर की थकान मिटाने दारू ठिकाने पर जमा थे। वही संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का EQ विभाग डॉक्टर अयान के देखरेख में लगे थे। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई थी। खून की जरूरत आन पड़ी। ममता का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर सूर्यकांत के हाथ पहली बार कांप रहे थे। थोड़ी देर में अयान को होश आने लगा। सूर्यकांत ने अब चैन की सांस ली क्योंकि अब उसका बेटा खतरे से बाहर था। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ, अपनी आंखें खोलो। अब अयान पूरे होश में था। उसने पापा कहा। इसके आगे वो शायद आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन सूर्यकांत ने उसका मस्तक चूम लिया और रो पड़ा। एक नर्स भाग के बाहर गई और ममता को बतलाया कि अयान अब खतरे से बाहर है। ये बात सुनकर मयंक ने गले से थूक घुटका क्योंकि उसे लग रहा था अयान ने उसे सब कुछ करते देख लिया है और अब उसकी खैर नहीं। ममता ने जैसे ही यह सुना वह सीधे अयान की तरफ दौड़ पड़ी। जाकर सीधे उसे गले से लगा लिया और सुबक कर रो पड़ी। आज उसने अपने जिगर के टुकड़े के लिए कहते सुना था, अगर आधे घंटे में होश नहीं आया तो वह कोमा में चला जाएगा। थोड़ी देर बाद सूर्यकांत ने ममता को अयान से अलग किया और उसे बाहर ले गया। बाहर आकर अपने छोटे भाई मयंक से बोला, तुम अपनी भाभी को लेकर घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मयंक मन ही मन वहशीपन से मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, जी भैया, मैं भाभी का ख्याल रखूंगा। अब अयान ठीक है ना? सूर्यकांत ने भी निश्चिंत से कहा, हाँ अब वो पहले से बेहतर है, कल सुबह शायद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। मयंक चलो भाभी कहते हुए ममता का हाथ पकड़ा और कार में बैठाकर कार सरपट घर की ओर दौड़ा दी। घर पहुंचकर ममता जैसे ही अपने रूम में जाने को हुई, मयंक ने उसका साड़ी का पालू पकड़ लिया जिससे ममता चिहुक पड़ी। मयंक ने शैतानों की तरह मुस्कुराकर कहा, भाभी, पूरा घर में इस वक्त सिर्फ हम और तुम हो। तुम्हें लगता है मैं ये सुनहरा मौका गवा दूंगा? वैसे भी अयान तो अब ठीक है, चलो अपने कपड़े उतारो। ममता ने मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज आज नहीं, आज मेरा मन भारी है और तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है। अयान तुम्हारा भतीजा है और आज उसकी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस्म की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया है, एक दिन यही तुम्हें खा जाएगी। मयंक ने एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे प्रवचन देना बंद करो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। और ममता के कपड़े उतारकर सोफे पर ही शुरू हो गया। वह बहुत जोर जोर से सहवास कर रहा था। ममता की हालत खराब होने लगी थी।
वह बेहोश होने वाली थी। मयंक ने जोर से उसका गला पकड़कर कहा, कान खोलकर सुन लो, अगर अयान ने भैया को कुछ बताया तो मेरा जो होगा वो होगा, पर मैं अयान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी। सुबह का वक्त था। ममता अयान के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बना कर ले गई थी। वह उसे अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। नाश्ते के बाद वह कल रात के बारे में उससे बात करने वाली थी। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ ममता कुछ कहती इससे पहले ही सूर्यकांत आ धमका। उसने आते ही अयान की नब्ज चेक की और उसका हाल चाल पूछा। उसके बाद उसे डांटते हुए पूछा, तुम सीढ़ी में चढ़े ही क्यों थे? ऐसी बदमाशी करते हैं। अयान एक पल खामोश रहा, जैसे शून्य में कुछ सोच रहा हो। क्या बताऊं भी या नहीं? अयान ने कुछ हिचकते हुए कहा, पापा वो मैं वीडियो गेम मिलने की खुशी में जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ घर की ओर दौड़ लगा दी। मैंने माँ को पूरे घर में ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। बाद में जब मैं स्टोर रूम से गुजर रहा था तो माँ की दर्द में रोने की आवाज सुनी। सूर्यकांत ने हैरानी से ममता की ओर देखा और उसने नजरें झुका ली। फिर अयान को रोकते हुए कहा, अयान इन्हें आगे में बता दूंगी, तुम आराम करो। सूर्यकांत ने ममता को रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे सुनना है ये क्या कहना चाहता है, तुम एकदम खामोश रहो। अब अयान ने एक लंबी सांस ली और सीढ़ी पर चढ़कर उसने क्या देखा पूरा बता दिया। ठीक उसी वक्त मयंक हालत से बेखबर अंदर आ गया। उसे देखकर सूर्यकांत ने जोरदार तमाचा जड़ दिया। मयंक शून्य सा देखता रह गया। बाद में उसने पूछा, क्या हुआ भैया? सूर्यकांत ने उसकी गर्दन पकड़कर दीवार पर धकेल दिया और कहा, हरामखोर, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, काम दिया और तुमने अपनी ही भाभी के साथ। छी। मयंक थोड़ा डरते हुए बोला, ये सब आपको अयान ने बताया क्या? भैया वह तो बच्चा है, उसे इतनी समझ कहाँ। उस दिन मैं कुछ काम से बाहर गया था। जैसे ही वापस आया स्टोर रूम से भाभी की दर्द से कहराने की आवाज आ रही थी। मैं दौड़कर गया तो देखा भाभी एक स्टूल पर से गिर गई हैं और कमर पके रो रही हैं। मैंने उनको उठाना चाहा पर उनकी कमर में मोच आ गई थी, इसलिए मैंने पास में रखी एक पुरानी टेबल पर इन्हें किसी तरह पेट के बल लेटाया और कमर की मालिश करने लगा, पर आराम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं भाग के गया और आपके कमरे से दर्द की मलहम लगाकर मालिश करने लगा। उसी वक्त अयान ने हमें देखा लिया होगा और ना जाने क्या क्या सोच लिया। भैया आजकल के बच्चे ना जाने मोबाइल पर क्या क्या देखते रहते हैं। इसके उम्र में तो हमें वो सब कुछ पता ही नहीं था। अब सूर्यकांत गुस्से से ममता को देखते हुए पूछा, क्या ये सब सच है? ममता ने हाँ में सर हिलाया और सर झुका लिया। सूर्यकांत अयान के पास आया और उससे डांटने लगा, मुझे शर्म आती है तुम पे, तुमने अपने ही चाचा और माँ के बारे में इतनी घिनौनी बात सोची भी कैसे? अयान कुछ कहने ही वाला था कि ममता ने आकर उससे रोका कि वो बच्चा है, उससे गलती हो गई, जाने दीजिए। सूर्यकांत दंत पिसते हुए बोला, अगर आज तुम इस बिस्तर पर बीमार नहीं पड़े होते ना बेटा, तो मैं तुम्हें बताता कि बाप की मार क्या होती है। और वहां से पैर पटकते हुए चले गए। अयान अब ममता के सामने कह रहा था, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तभी मयंक चिल्ला पड़ा, शट आप अयान, बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो वरना। ममता ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुम बाहर जाओ, मैं समझती हूँ इससे। मयंक भी चला गया। अयान अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने उस वक्त अपनी माँ की बात मान तो ली, पर मन में एक शक जरूर था। वह अब दोनों पर नजर रखेगा, ऐसा उसने मन में सोच लिया। वह उठा और घर में ममता को ढूंढ लिया। वह उससे किचन में खाना बनाते हुए मिली। फिर वह मयंक को ढूंढने लगा। वो पूरे घर में कहीं नहीं था। तभी मयंक बाहर से आते हुए दिखा। उसे देखकर अयान वही एक सोफे के पीछे छिप गया। मयंक सीधा किचन में गया और ममता को पीछे से गले लगा दिया। ममता चिहुक पड़ी। मयंक ने उसका मुंह पकड़ लिया था, वरना चिल्ला देती। मयंक ने ममता को धमकाते हुए कहा, अच्छा है तुमने अयान को समझा बुझा के शांत कर दिया, वरना मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ता।
ममता रोती हुई बोली, नहीं ना नहीं, प्लीज उसे कुछ मत करना, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। सोफे के पीछे अयान उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब उसे समझ आ गया कि उसने उस दिन जो देखा वो सब सच था, मगर उसकी माँ को मयंक ने किसी वजह से फंसा कर रखा है। वह इनकी बातें रिकॉर्डिंग करके सूर्यकांत को सुनेगा और अपनी माँ को इस मुसीबत से जरूर बचाएगा। अयान ने मन ही मन निश्चय कर लिया। उसे ममता के लिए बहुत दुख हो रहा था कि उसकी माँ इतनी बड़ी मुसीबत और तकलीफ में है और हमें कुछ पता ही नहीं। मयंक के जाने के बाद अयान भी किचन में आया और ममता को पुकारा, माँ। ममता उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। उसने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और मुड़कर अयान के सामने आकर खड़ी हो गई। अयान जाकर उससे लिपट गया। ममता ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिए और प्यार करने लगी। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि दूर खड़ा मयंक उनकी यह मिलाप देख रहा था। वह समझ गया कि अयान छिपकर उसकी सारी बातें सुन चुका है और अब जरूर वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। दोपहर का वक्त था। अयान बाहर सोफे में बैठकर टीवी का चैनल बदले जा रहा था। वह मन से जरा भी स्थिर नहीं था। दिमाग में एक उथल पुथल मची हुई थी कि कैसे वह मयंक को सबक सिखाएगा। तभी मयंक उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से कहने लगा, और बेटा, अब कैसा लग रहा है? अयान ने उसे मन ही मन गलियां देते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मयंक फोन निकलकर खेलने लगा और कुछ देर बाद बाहर जाते हुए अयान को बोला, अरे बेटा, जरा देखना, किचन से गैस की बदबू आ रही है, मैं जरा आता हूँ। तभी वहां ममता अयान की दवाइयां लेकर आ गई और अयान को दवाई देने के बाद बैठी ही थी कि अयान ने कहा, माँ, वो चाचू कह रहे थे कि गैस की बदबू आ रही है, जरा देखन। ममता सूंघते हुए, नहीं तो मुझे तो नहीं आ रही है, फिर भी तसल्ली के लिए किचन में गई और गैस पास पहुंची ही थी कि जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा सोसाइटी दहल गया। अयान जिस सोफे पर बैठा था वो तक आवेग में उछल गया, जिससे अयान फेंका गया। उसका सर किसी भारी चीज से टकराया और वह वहीं बेहोश हो गया। पूरे घर में आग लग चुकी थी। पूरा घर धू कर जल रहा था। पूरी सोसाइटी में रहने वाले लोग आकर जमा हो चुके थे। फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया जा चुका था। इधर हाल में अयान बेसुध पड़ा था। आग की लपटें उसे जलाने ही वाली थी कि किसी ने उसे उठाया और धीरे से घर के पिछली दरवाजे से बाहर निकल दिया। वह ममता ही थी, लेकिन अयान अब भी बेहोश में नहीं था। ममता उसका सर गोद में उठाए रो रही थी और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि पीछे बगीचे वाले गेट के सामने वाले रोड से कई लोग घर के सामने मुख्य दरवाजे की ओर भाग रहे थे। जलता हुआ घर की तस्वीर और वीडियो बनाने की उनमें होड़ लगी हुई थी। ममता उनकी ओर दौड़ पड़ी और हाथ जोड़ते हुए अयान के लिए मदद मांग रही थी। उसकी बातों को हर कोई अनसुना कर आगे बढ़ रहा था। ममता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो जोर से चीखते हुए बोली, अरे कोई तो मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी वह एक महिला के सामने खड़ी हो गई कि नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पर वह महिला ममता के आर पार निकल गई। ममता को बड़ा अजीब लगा। अचानक उसकी नजर उसी दरवाजे पर पड़ी जहां उसने अयान को लिटाया था। कुछ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। वहीं पास में सूर्यकांत किसी की लाश के सामने बिलख कर रो रहा था। ममता उसके पास जाकर उसे संभालना चाहती थी, लेकिन जब उसने लाश का चेहरा देखा तो सदमे से जमीन पर गिर पड़ी। उसके सामने उसकी खुद की लाश पड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, शरीर 80% झुलसा हुआ। उसका घर परिवार सभी खत्म हो चुका था। वर्तमान में अयान अपने बिस्तर में लेटे हुए सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ खटपट की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई सालों से बंद राज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। अयान को यह आवाज पिछले कई सालों से आता था, पर वह ध्यान नहीं देता था। अचानक धड़ाम की आवाज आए और अयान डर के मारे उठ बैठा। फिर बड़ी हिम्मत करके नीचे देखा। बिस्तर के पास एक छोटा दराज और उसमें रखा कुछ सामान बिखरा पड़ा था।
अयान ने झट कमरे की बिजली जलाई और उस सामान को देखने लगा। उसे याद आया कि उसके बिस्तर के नीचे एक छोटा सा हिडन स्टोरेज था जिसमें उसकी माँ अपनी कुछ जरूरी चीजें रखा करती थी। जब से ममता की मौत हुई थी वह स्टोरेज लॉक था, क्योंकि उसकी चाबी ममता ही रखती थी। अयान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसे खोलने की कोशिश कई सालों से कर रहा था, वह अचानक खुल कैसे गया। उसने सभी सामान को सकेला और एक एक कर देखने लगा। एक फोटो एल्बम जिसमें अयान की कई तस्वीरें थी और उसमें एक आईफोन मोबाइल भी था जो ममता का था। अयान को याद था कि उसकी माँ सभी से छुपा के एक और मोबाइल रखती थी। अयान ने झट से उस मोबाइल को पूरा चार्ज किया और उसे खोलने की कोशिश की। जितने पासवर्ड अयान लगा सकता था सभी लगा के देखा पर वह मोबाइल नहीं खुला। अंत में थक कर चुपचाप बैठ गया, किससे मदद ले कि किसी को कोई भनक भी ना लगे। तभी उसे याद आई वो महिला जो भूत बंगलों में नई नई रहने आई थी। अयान ने मन ही मन निश्चय किया कि वह कल ही उनसे मिलेगा और मदद मांगेगा। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।